ओके, तो डेटाबेस में हमने काफ़ी सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, है ना। तो उसमें कुछ चीज़ें बाकी थी जो अभी हमें करनी है, और उनमें से एक चैप्टर है फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडेक्सिंग। और फाइल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हम इसका कुछ पार्ट पढ़ते हैं, पर यहाँ पे मेनली जो पढ़ना है हमें वो आपका इंडेक्सिंग से रिलेटेड है। तो इसको समझने के लिए आपको फाइल का थोड़ा बेसिक्स भी पता होना चाहिए, और यहाँ पे हमें किताब नहीं लिखनी है इसके ऊपर। बस इस चैप्टर में यहाँ डेटाबेस से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फाइल से रिलेटेड वो हमें देखना है, ठीक है। तो एक सिंपल बात मैं आपको बता दूं, तो आपको पता है जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि जो डेटाबेस है, डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ फाइल्स। हम बोलते हैं कि डेटाबेस के अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, फिर उन फाइल्स को भी हम बोलते हैं फाइल्स आर कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स, उसमें भी बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। और फिर हम बोलते हैं ब्लॉक्स आर कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, है ना, ऐसे। तो सबसे बड़ा डेटाबेस है, फिर फाइल का साइज है, फिर ब्लॉक है, फिर रिकॉर्ड है ना। तो ब्लॉक इज कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड बोला जा सकता है, फाइल इज कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स भी बोला जा सकता है, डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स भी बोला जा सकता है, ऊपर से नीचे कैसे भी बोल सकते हैं। वो सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा। और कुल मिला के अगर मैं बात करूं कि अगर ये डेटाबेस की फाइल है ना, और इसमें अगर ये कुछ ब्लॉक्स हैं, मान लो B1 B2 B3 B4, तो इन ब्लॉक्स के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स हैं, है ना, सिंपल बात। तो फाइल का साइज सबसे बड़ा दिख रहा है, उसके बाद ब्लॉक्स हैं, उसके अंदर रिकॉर्ड्स हैं। तो कुछ टर्म्स की हमें यहाँ पे बातें करनी है इस चैप्टर में कि डेटाबेस क्या है, फाइल क्या है, ब्लॉक्स क्या है और रिकॉर्ड क्या है। और जो सबसे मुद्दे की बात है, जो मेन बात है जिसके ऊपर हमें पूरा चैप्टर ही पढ़ लेना है, वो कौन है? रिकॉर्ड है। क्योंकि रिकॉर्ड वो फाइनल एंटिटी है या वो फाइनल डेटा है जिसकी हमें तलाश रहती है हमेशा, है ना, जिसके ऊपर हमें ऑपरेशंस प्रोसेस करने हैं। तो एक सिंपल बात मैं अगर आपको बता दूं, अगर हम इसमें एक बात पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे कि फाइल जो हमारी स्टोर होती है वो कहाँ पे स्टोर होती है? सेकेंडरी मेमोरी में, या फिर वी कैन से हार्ड डिस्क में। और प्रोसेसिंग के लिए हम उसको कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? मेन मेमोरी में ट्रांसफर करते हैं, है ना। और सेकेंडरी मेमोरी में ये क्या होते हैं? ब्लॉक्स होते हैं। और उन ब्लॉक्स के अंदर क्या होते हैं? रिकॉर्ड्स होते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे सीपीयू बैठा है, अगर यहाँ पे सीपीयू बैठा है, तो उसको चाहिए क्या डेटा? रिकॉर्ड की फॉर्म में चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। बट अगर मेरे को रिकॉर्ड चाहिए तो कभी भी यहाँ से जो यहाँ ट्रांसफर होता है, मतलब कि सेकेंडरी से मेन में ट्रांसफर होता है, वो कभी भी रिकॉर्ड ट्रांसफर नहीं होता, हमेशा ब्लॉक होता है, ठीक है। ट्रांसफर किसकी फॉर्म में होता है? नंबर ऑफ ब्लॉक्स की, या ब्लॉक्स की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। कहां से कहां? सेकेंडरी टू मेन, ठीक है। तो वही कंसेप्ट जो हमने मेमोरी हायरार्की में पढ़ा है कि जैसे कि एक रिकॉर्ड हमें चाहिए था पर उसकी वजह से दूसरा भी आ गया, क्योंकि वहां पे जो ट्रांसफर ऑफ ब्लॉक की फॉर्म में है ना। और कुल मिला के अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम एक टर्म पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और उसको हम क्या बोलेंगे? इनपुट आउटपुट कोस्ट, I/O कोस्ट, इनपुट आउटपुट कोस्ट। एंड व्हाट इज द मीनिंग? इसका मीनिंग है नंबर ऑफ ब्लॉक्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम क्या बोला है मैंने? ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी, ठीक है। और कुल मिला के आईओ कोस्ट का क्या मतलब है कि हमें जो डेटा एक्सेस करना है, तो उसके लिए उस पर्टिकुलर, मान लो मैंने 10 रिकॉर्ड एक्सेस करने हैं, तो 10 रिकॉर्ड अगर एक्सेस करूंगा तो एक ब्लॉक में 2 रिकॉर्ड है, 5 ब्लॉक एक्सेस करने पड़ेंगे, तो आईओ कोस्ट क्या हुई? 5 ब्लॉक के इक्विवेलेंट हुई। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आईओ कोस्ट की बात होगी, हमें क्या देखना है कि हमारा जो रिक्वायर्ड डेटा है उसको एक्सेस करने के लिए हमें हार्ड डिस्क से रैम में कितने ब्लॉक्स ट्रांसफर करने हैं, ठीक है। और हमेशा मेरा जो टारगेट रहेगा वो इसको क्या करने का रहेगा? मिनिमाइज करने का रहेगा, कि मेरा एक्यूरेट डेटा मेरे को अगर एक्सेस करना है, एग्जैक्ट डेटा एक्सेस करना है, तो आईओ कोस्ट कम से कम हो। क्योंकि ये कोस्ट अगर लगेगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो सिस्टम का प्रोसेसिंग होगा वो महंगा हो जाएगा, है ना, कॉस्टली हो जाएगा। तो कॉस्ट कम करना ही हमारा उद्देश्य है, टारगेट है यहाँ पे। तो उसके लिए आपको आईओ कोस्ट का पता होना जरूरी है, ठीक है। तो आईओ कोस्ट आज के बाद ध्यान रखना कि आईओ कोस्ट का मतलब है कि आपको अपना एग्जैक्ट डेटा एक्सेस करने के लिए रैम में कितने ब्लॉक्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे, कहां से?
हार्ड डिस्क से या फिर सेकेंडरी मेमोरी से। ठीक है, तो अभी तक हमने कुछ टर्म्स पढ़ी हैं जो कि आपको याद रखनी है। और ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड मतलब कि जैसे आपने डेटाबेस में पढ़ा था, रिकॉर्ड मतलब कि ऐसे हम टेबल बनाते थे, ये टप्पल, ये रो या ये रिकॉर्ड, इसको कुछ भी बोलो, टप्पल बोलो, रो बोलो, रिकॉर्ड बोलो, आपको पता है, आपने पढ़ लिया है नॉर्मल फॉर्म्स वाले चैप्टर में। ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो रिकॉर्ड होता है, ये इसकी लेंथ अलग अलग होती है। लेंथ मतलब कि साइज, है ना। तो रिकॉर्ड का एक टाइप होता है फिक्स लेंथ की रिकॉर्ड। तो अगर कोई रिकॉर्ड की लेंथ फिक्स है, फिक्स का मतलब कि उसका साइज फिक्स है कि इतना ही होगा, तो हमें देखना है कि क्या फिक्स लेंथ रखने से फायदा हो रहा है या वेरिएबल रखने से फायदा हो रहा है। वेरिएबल लेंथ का मतलब क्या होता है, वेरिएबल मतलब कि रिकॉर्ड छोटे बड़े होंगे, कोई रिकॉर्ड छोटा कोई बड़ा, है ना। और फिक्स लेंथ रिकॉर्ड का मतलब है सारे के सारे रिकॉर्ड्स की जो लेंथ है वो क्या होगी, फिक्स होगी। तो मैं अगर आपको बता दूं तो हमेशा क्या होता है कि जो एक ब्लॉक होता है, जो हमने अभी अभी ब्लॉक पढ़ा था, ऐसे B1 लिखा था, तो उसमें कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं ना, उसमें कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं। अभी हम 2 अज्यूम कर रहे थे, अभी ज्यादा करते हैं। और हर एक ब्लॉक के नीचे एक स्पेशल इंफॉर्मेशन रहती है और वो उस ब्लॉक का क्या कहलाता है, ब्लॉक का हेडर कहलाता है। ठीक है, तो आज के बाद आपको ध्यान रखना है कि हर ब्लॉक के अंदर कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है और वो उस ब्लॉक का क्या कहलाता है, उस ब्लॉक का हेडर कहलाता है। ठीक है ना भाई। और ये रिकॉर्ड जो है फिक्स लेंथ के हम अज्यूम करके चल रहे हैं। ओके, तो अब देखते हैं सबसे पहले इस ब्लॉक हेडर के बारे में कि ये ब्लॉक हेडर के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। तो ब्लॉक हेडर जो है आपका वो क्या क्या बताता है। तो ब्लॉक हेडर एक तो आपका क्या बताता है, वी कैन से ब्लॉक हेडर में हम ये बोल सकते हैं इट इज यूज्ड टू मेंटेन offset table, it is used to maintain offset table to access the data या to access the records, to access the data। ठीक है, what is the meaning कि ब्लॉक हेडर में आपकी इंफॉर्मेशन रहती है कि हमारे अंदर कितने रिकॉर्ड हैं और कौन सा रिकॉर्ड किस एड्रेस पे स्टोर है। जैसे कि अगर हर एक रिकॉर्ड 2-2 बाइट का हो और इसका एड्रेस 100 हो, तो ये 100 होगा, 102 होगा, 104 एड्रेस होगा इसका, ऐसा। तो हर एक ब्लॉक हेडर इंफॉर्मेशन देगा अपने बारे में। अगर हमें एक ब्लॉक के बारे में, जैसे अगर ये फैमिली है तो फैमिली का हेड बताएगा कि मेरे अंदर कौन कौन रहता है ना, या कौन कौन हमारे सदस्य हैं। तो यहाँ पे ब्लॉक हेडर बताएगा कि हमारे अंदर कौन कौन से रिकॉर्ड हैं, कितने रिकॉर्ड हैं, उनके साइज क्या है और कौन सा का बेस एड्रेस क्या है। जैसे R1 का बेस एड्रेस 100 है, R2 का 102 है, ऐसे। तो ऑफसेट टेबल का मतलब वही है कि हर एक का साइज और हर एक का बेस एड्रेस की वो कहाँ पे है। और दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि ब्लॉक हेडर एक ब्लॉक पॉइंटर भी देता है, इट टेल्स अबाउट ब्लॉक पॉइंटर। ठीक है, और इसके अंदर एक ब्लॉक पॉइंटर भी होता है और वो पॉइंट किसको करता है, वो पॉइंटर पॉइंट टू नेक्स्ट ब्लॉक, है ना। तो वी कैन से, जैसा कि हम जानते हैं कि डेटाबेस में एक ब्लॉक ना होके एक से ज्यादा ब्लॉक होते हैं, जैसे B1 B2 ऐसे। तो इसका जो हेडर है इसके अंदर एक एड्रेस वो भी होगा जो कि अगले का पॉइंट करेगा, अगले ब्लॉक को, मतलब कि अगले ब्लॉक का स्टार्टिंग एड्रेस बताएगा, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछ ले कि ब्लॉक हेडर के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, तो आप बोलेंगे एक तो उसके अंदर ऑफसेट टेबल होती है जिससे हमें पता चलता है हमारे अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं, कौन कहाँ किस एड्रेस पे स्टोर है, और ये भी बताता है कि अगला ब्लॉक जो मेरे से अटैच है, मेरा पड़ोसी, मेरा नेबर ब्लॉक कौन सा है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है कि हर ब्लॉक में एक ब्लॉक हेडर होता है और वो आपको क्या क्या जानकारी देता है, ये सब जानकारी देता है जो कि मैंने आपको दी है अभी अभी। ठीक है, ओके। तो उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम एक और बात यहाँ पे पढ़ेंगे और वो बात क्या होगी, ब्लॉक फैक्टर। और वो बात क्या होगी, ब्लॉक फैक्टर। ब्लॉक फैक्टर का मतलब क्या है, सिंपल बात है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पर ब्लॉक, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पर ब्लॉक, मतलब कि एक ब्लॉक में कितने रिकॉर्ड। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक सिंपल भाषा में बता देता हूँ। सिंपल भाषा में देखो क्या मतलब है इसका। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने माना ब्लॉक साइज 100 बाइट, क्या माना है, ब्लॉक साइज 100 बाइट, इस पूरे का 100 मैंने माना
हेडर का साइज मान लीजिए मैं मानता हूँ 50 बाइट, क्या माना है मैंने 50 बाइट। और अगर मैं यहाँ पे क्या मानूं, आपका एक रिकॉर्ड का साइज अगर मैं मानता हूँ मान लीजिए 10 बाइट, तो व्हाट इज ब्लॉक फैक्टर, व्हाट इज ब्लॉक फैक्टर। तो सिंपल सी बात है कि ब्लॉक फैक्टर का मतलब होता है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पर ब्लॉक। तो देखो ब्लॉक का साइज क्या है, सिंपल बात है, इस ब्लॉक का साइज है 100 बाइट, है ना, ये ब्लॉक है, इसमें से 5 क्या है, या हेडर साइज चलो 5 कर लेते हैं, 50 ज्यादा हो जाएगा, मान लो हेडर साइज 5 है तो 5 निकल गया, तो इसका मतलब ये जो 95 बच गया 95, यहाँ पे आएंगे रिकॉर्ड्स, है ना। तो रिकॉर्ड का साइज क्या है, एक का 10, तो R1 आ गया, R2 आ गया, ऐसे ऐसे 10 10 10 के आएंगे, तो कहां तक आ जाएंगे, R9 तक आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि 10 नहीं 90, 5 और बच जाएगा, तो 5 वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि एक रिकॉर्ड का साइज क्या है आपका 10 बाइट है, तो 10वां तो आएगा ही नहीं, तो 9 आएंगे इसमें, तो इसका ब्लॉक फैक्टर क्या हो गया 9। तो सिंपल भाषा में हमने जनरल देख लिया भाई, जैसे कि हमें मैथ की नॉलेज है, फार्मूला कुछ लगाया नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं कि अगर B ब्लॉक साइज है, अगर B ब्लॉक साइज है, H हेडर साइज है, और R अगर आपका रिकॉर्ड साइज है, अगर ये 3 चीजें हैं, तो व्हाट इज ब्लॉक फैक्टर। तो आपको पता है कि जो ब्लॉक का साइज है उसमें से हेडर घटा दीजिए सबसे पहले, है ना, जैसे 100 है टोटल, तो 5 घटा दो और उसको भाग में R कर दो, डिवाइड बाय R कर दो, मतलब एक रिकॉर्ड का साइज, तो टोटल आ जाएगा। और टोटल की भी लोअर वैल्यू लो, है ना, फ्लोअर वैल्यू लो, सीलिंग मत लो, क्योंकि अगर वो 9.5 निकल के आया तो आंसर 9 आएगा, क्योंकि 10 रिकॉर्ड नहीं आ सकते, पूरा नहीं आएगा ना आखिरी वाला, तो 9 ही माना जाएगा उसको। तो जैसे इस फार्मूले को अप्लाई करो यहाँ पे इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग, तो B क्या है 100 - 5 है, डिवाइड बाय 10 है, उसकी लोअर वैल्यू लेनी है, तो 95 बाय 10 है, उसकी लोअर वैल्यू लेनी है, 9.5 आएगा, तो आंसर आएगा 9। ठीक है, तो ब्लॉक फैक्टर का अगर आज के बाद आपसे कोई फार्मूला पूछता है तो B - H डिवाइड बाय R, और उसकी भी फ्लोर वैल्यू। क्यों, क्योंकि कोई भी रिकॉर्ड आधा अधूरा नहीं आएगा, आएगा तो पूरा आएगा। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड बातें, कुछ थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो कि आपसे कभी भी पूछी जा सकती हैं, और मैं तो एक ही बात बोल के चलूंगा कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें तो नहीं है, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म या की या फिर आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस से ही क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, यहाँ तक तो पहुँचने की नौबत ही नहीं आती। ठीक है, तो फिक्स लेंथ रिकॉर्ड की हमने बात की थी, फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं क्योंकि सारे सेम है। उसके अलावा एक वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड भी रहते हैं, और वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड क्या होगा, ध्यान से सुनो, कि अगर ये एक टेबल है और इसमें 4 एट्रीब्यूट हैं, A1 A2 A3 A4, तो मान के चलिए कि A1 फिक्स साइज का है, मान लो ये फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल कैसे, देखो ध्यान से सुनो, मान लो ये 10 बाइट का है, ये 20 बाइट का रिकॉर्ड है, ये 30 बाइट का है, और ये वेरिएबल है ना। तो ये देखो अगर टेबल में बनाता हूं तो ये एट्रीब्यूट्स है, ये पूरा रिकॉर्ड है, ये दूसरा रिकॉर्ड है, तीसरा रिकॉर्ड है, तो इस रिकॉर्ड का साइज क्या फिक्स होगा या वेरी करेगा। तो अगर एक भी एट्रीब्यूट वेरिएबल है ना तो वेरी कर जाएगा, क्योंकि अगर मान लो ये 40 है, ये मान लो 50 है, ये मान लो 60 है, तो ये बेशक से 10 20 30 रहे, ये बेशक से 10 20 30 रहे, और आप रिकॉर्ड का साइज निकालोगे तो क्या आएगा 20 10 30 60 100 आएगा, और ये क्या आएगा 110 आएगा, और ये क्या आएगा 120 आएगा, आप निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग हो जाता है। मीनिंग क्या है कि जब आप क्रिएट टेबल करते हो ना, हम स्कीमा डिफाइन करते हैं ना, एसक्यूएल में आपने देखा है, मान लीजिए यहाँ पे हम करते हैं A1 A2 A3 A4, अगर ये जब डिफाइन करते हैं यहाँ पे स्कीमा, तो A1 मान लो हमने फिक्स रखा 10 है, ये फिक्स रखा 20 बाइट है, ये फिक्स रखा 30 है, और ये कुछ टेक्स्ट करके या फिर वेरिएबल लेंथ रख दिया, तो भाई अगर एक भी एट्रीब्यूट किसी भी टेबल में वेरिएबल लेंथ होगा तो ऑटोमेटिकली सारे रिकॉर्ड किस साइज के हो जाते हैं, वेरिएबल के, क्योंकि जब ये चेंज होगा तो पूरे रिकॉर्ड का साइज तो अपने आप में चेंज ही हो जाएगा, है ना। तो जब बेशक से n एट्रीब्यूट हो, n-1 फिक्स लेंथ के हो, एक वेरिएबल लेंथ का हो, तो वो भी पूरी टेबल का कबाड़ा कर देगा, मतलब कि सब लेंथ को वेरिएबल कर देगा, क्योंकि उस पर डिपेंड तो रहेगा, क्योंकि रिकॉर्ड का साइज हम हमेशा कैसे मापते हैं, वर्टिकल ना माप के हॉरिजॉन्टल मापते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल लेंथ के रिकॉर्ड और फिक्स लेंथ के रिकॉर्ड, ये कुछ बातें हैं जो कि आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, तो टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड देखने के बाद हम सीधा जाते हैं रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन में। और रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करता हूं
तो सिंपल बात है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ नहीं आएगा। एक बार इजी वे में मैं इसको बता देता हूँ कि रिकॉर्ड को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, वो ये बताता है। और रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन का जो पहला पार्ट है वो क्या है, स्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशन। और स्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशन का अगर मैं डेफिनेशन आपको पढ़ के बता दूं, ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा है, रिकॉर्ड अलाउड टू स्टोर इन मोर देन वन ब्लॉक, मोर देन वन ब्लॉक। देखो इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन का मीनिंग क्या है कि कुछ ऐसा है कि अगर मान लीजिए ब्लॉक्स हैं, है ना, B1, B2, B3 और B4, और मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक का साइज 10 बाइट है और एक रिकॉर्ड का साइज 4 बाइट है, तो देखो इसमें 4 4 के 2 आ जाएंगे, R1 R2, और यहाँ स्पेस कितना बच जाएगा, 2 बाइट। कितना बच जाएगा, 2 बाइट। तो हम क्या करेंगे, जो तीसरा रिकॉर्ड है उसको ऐसे शेयर करा देंगे, मतलब कि 2 बाइट उसका ब्लॉक 1 को जाएगी और 2 बाइट उसकी ब्लॉक 2 में जाएगी। तो इससे होगा क्या, अगर सीपीयू को रिकॉर्ड 3 एक्सेस करना है, तो रिकॉर्ड 3 एक्सेस करना है तो कितने ब्लॉक ट्रांसफर होंगे रैम से, सॉरी हार्ड डिस्क से रैम में, या जहां सीपीयू के पास, तो 2 ब्लॉक ट्रांसफर होंगे। क्यों, B1 और B2 दोनों ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो ये तो पक्का है कि आईओ कॉस्ट बढ़ेगी, है ना। अगर वही R2 एक्सेस करना होता तो एक ही ब्लॉक ट्रांसफर होता, तो आईओ कॉस्ट कम होती। तो स्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, स्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशन ये बोलती है कि हमें क्या करना है, स्पेस वेस्ट नहीं करना है। हमें क्या करना है, रिकॉर्ड अगर मान लो क्या बोलते हैं एक में फिक्स नहीं होता, तो ब्लॉक की शेयरिंग करा देंगे कि ऊपर नीचे दे सकते हैं, नो इश्यू, है ना। ऐसे चलेगा इसमें। तो जैसे R4 और फिर इसमें R5 आ गया, है ना, ये 4 4 के ऐसे चलता रहेगा, मतलब मीनिंग उतना सा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सिंपल बात है कि हमें इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पता होने चाहिए। एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, तो एक सिंपल बात बताओ, यहाँ पे R1 R2 आया तो जो 2 बाइट का स्पेस बचा था वो वेस्ट हुआ या नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे वेस्ट तो यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे इसका एडवांटेज हम एक ही लिख सकते हैं, क्या, नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। क्या बोला मैंने, नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, है ना। क्यों, क्योंकि स्पेस वेस्ट कहीं भी नहीं हो रहा। अगर एक 10 था उसमें 8 आया था, 2 और 2 करके शेयर करा दिया हमने। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं नो मेमोरी लीक्स, क्योंकि जो जगह जगह पे गड्ढे बन जाते हैं या खाली जगह बच जाते हैं उसको लीक्स बोलते हैं, ठीक है। हाँ, स्पेस वेस्ट हो सकता है पर वो लास्ट में हो सकता है। देखो ध्यान से सुनो कैसे, जैसे R5 आ गया, इसमें R6 आ गया, R7 4 4 के हैं, फिर वही R8 दोनों में जाएगा, समझ गए। और फिर जैसे R9 आ गया, मान लो 9 ही रिकॉर्ड होते तो आखिर का ये स्पेस तो पक्का वेस्ट हो जाता। वो जैसे आपने उसमें पढ़ा था ना पेजिंग फ्रेगमेंटेशन, वहां पे कि लास्ट ब्लॉक में होगी अगर इंटरनल होगी, तो यहाँ भी वैसा ही है कि बीच बीच में तो नहीं होगी, लास्ट में हो सकती है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, B/2 होती है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज सीधा सीधा है कि जैसे R3 अगर आपको एक्सेस करना पड़ेगा तो क्योंकि वो 2 ब्लॉक में है, B1 और B2 में, तो यहाँ से वहां 2 ट्रांसफर होंगे ना कि एक। तो ये तो पक्की बात है कि आईओ कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी, मोर। आईओ कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी, मोर, ठीक है। आईओ कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी, मोर। और अगर एक और बात करें दूसरी, तो हम इसको ये बोल सकते हैं डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज, डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, या डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज। देखो क्या मीनिंग है उसका। इसका मतलब ये है कि क्योंकि हर ब्लॉक का अपना एक हेडर रहता है, तो रिकॉर्ड जो 3 है उसकी इंफॉर्मेशन किस किस में रहेगी, B1 के हेडर में भी रहेगी और B2 के हेडर में भी रहेगी, तो उससे रिडंडेंसी आ जाती है, मतलब सेम डेटा कई जगह पे होता है। तो इसलिए क्या है ना कि ये सारी चीजें देखते हुए हम इसको बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज्यादा है, मतलब कि साफ सुथरी बातें कम है, क्योंकि एक की इंफॉर्मेशन इसमें भी, एक की इंफॉर्मेशन इसमें भी। तो वही है कि डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हेडर में यूनिकनेस नहीं होती, कुछ हद तक उसमें रिडंडेंसी की बात होती है। तो सिंपल भाषा में बस अगर आप इतना भी याद रख लें डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज, तो आपका काम चल जाने वाला है, क्योंकि उतना ही क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा किसकी है, ठीक है। तो अगर इसके दूसरे पार्ट में हम जाते हैं तो एक और होता है अनस्पेंड ऑर्गेनाइजेशन, और अनस्पेंड का मतलब है रिकॉर्ड्स नॉट अलाउड टू स्टोर इन मोर देन वन ब्लॉक। व्हाट इज द मीनिंग, अगर ऐसा ही कुछ सिनारियो हो जैसा अभी अभी था, ये ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 3 है, ब्लॉक 4 है,
तो अगर इसमें रिकॉर्ड 1 और रिकॉर्ड 2 आ गया तो ये स्पेस वेस्ट ही होगा, रिकॉर्ड शेयर नहीं करेगा ब्लॉक्स को। 3 अगले में जाएगा और ऐसे ही 4 अगले में जाएगा, ये फिर से वेस्ट हो जाएगा 2-2 बाइट, है ना। यहाँ पे अज्यूम मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लॉक साइज 10 बाइट है, रिकॉर्ड साइज 4 बाइट है, ये अज्यूम कर रहा हूँ, है ना। तो सीधी सीधी बात है कि रिकॉर्ड कोई भी एक से ज्यादा ब्लॉक में स्टोर नहीं होगा, स्पेस वेस्ट हो जाएगा कुछ। तो इसका एडवांटेज क्या होगा, देखो सीधी सीधी बात है, एक इसका एडवांटेज तो ये होगा कि कोई भी रिकॉर्ड यहाँ से यहाँ है, सीपीयू के पास है, हमेशा एक ही ब्लॉक ट्रांसफर होगा, है ना, एक ही ब्लॉक ट्रांसफर होगा। तो इसका पहला एडवांटेज तो ये हो जाएगा कि लेस आईओ कॉस्ट। क्या हो जाएगा, पहला लेस आईओ कॉस्ट, और दूसरा क्या हो जाएगा, क्योंकि हर रिकॉर्ड एक एक ब्लॉक में ही है, अलग अलग रिकॉर्ड अलग अलग ब्लॉक में ही है, तो अलग अलग हेडर में ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि सेम रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन 2 हेडर्स में है, वैसा नहीं होगा। तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं इजी टू ऑर्गेनाइज भी बोल सकते हैं उसके मुकाबले में। हाँ, डिसएडवांटेज इसका एक जरूर है, और वही है कि ये स्पेस वेस्ट हुआ, ये स्पेस वेस्ट हुआ। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम जरूर है, मेमोरी लीक्स है या फिर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है, वो आपको याद रखना है, वो आपको भूलना नहीं, ठीक है। तो इसके आगे अगर हम बढ़े तो 1-2 बातें और कर लेते हैं इसके बारे में। ओके, तो देखो यहाँ पे एक सिंपल बातें मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपसे पूछ लिया जाए कि फिक्स लेंथ रिकॉर्ड्स के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया है और वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड्स के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया है, तो ध्यान से सुनिएगा कि अगर फिक्स लेंथ रिकॉर्ड्स की बात हो तो यहाँ पे कौन सा बढ़िया है। देखो एक तो अजम्पशन आपको करनी पड़ेगी कि रिकॉर्ड साइज लेस देन है ब्लॉक साइज से, क्योंकि ये तो सिंपल सी बात है कि रिकॉर्ड छोटे होते हैं, ब्लॉक बड़े होते हैं, वो तो आपको पता होना चाहिए। तो जब आपके पास फिक्स लेंथ के रिकॉर्ड होंगे तो हमेशा फॉलो करिए कौन सी, अनस्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशन। अनस्पैन्ड फायदा ये करेगी कि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी, इजी टू ऑर्गेनाइज हो जाएगा, है ना, क्योंकि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन थोड़ा थोड़ा होना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, स्पेस की कंसर्न हम कभी भी नहीं रखते हैं, ठीक है। तो अनस्पैन्ड करना है। हाँ, वेरिएबल लेंथ अगर रिकॉर्ड्स की बात हो तो वहां पे आपका ये कंसेप्ट फेल हो जाता है, क्योंकि अगर वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड है तो वहां ब्लॉक साइज तो फिक्स होगा। मान लो ब्लॉक साइज 10-10 बाइट का होगा और गलती से कोई रिकॉर्ड 12 बाइट का आ गया तो 12 का ना इसमें जाएगा ना इसमें, तो 20 बाइट स्पेस अवेलेबल है, फिर भी 12 किसी में भी नहीं जा रहा है, वो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए वेरिएबल लेंथ में हमेशा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करनी चाहिए आपको, स्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कि वेरिएबल है तो स्पैन्ड करें, फिक्स लेंथ है तो वो करें, क्योंकि वो इजी टू ऑर्गेनाइज है, उसको हम कैलकुलेशंस इजीली कर सकते हैं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर और एक बात और ध्यान रखना है आपको कि जब भी, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना, यहाँ ब्लॉक हेडर होता है, ब्लॉक हेडर यहाँ पे आपका ब्लॉक हेडर होता है, यहाँ पे रिकॉर्ड्स होते हैं ऐसे ऐसे करके। तो किसी भी रिकॉर्ड का, ith रिकॉर्ड का अगर एड्रेस निकालना हो ना, तो हमेशा हमें क्या करना है, बेस एड्रेस प्लस i-1 इंटू में रिकॉर्ड का साइज। कैसे, देखो अगर R1 100 पे है तो ये 102 पे है, मान लो ये 104 पे है, हमने क्या माना है, यहाँ क्या अज्यूम किया है कि एक रिकॉर्ड का साइज 2 बाइट है, 100, 102, 104, है ना। तो हमेशा R1 1 से स्टार्ट होता है पहला रिकॉर्ड, 0 से नहीं होता यहाँ पे। तो अगर आपको R4 का एड्रेस निकालना है, किसका एड्रेस निकालना है, R4 का, तो मान लो 100 से स्टार्ट था, तो बेस एड्रेस इस ब्लॉक का क्या है, 100 है, तो 100 जमा 4 ith मतलब 4, तो i की जगह 4 हो जाएगा, 4 - 1 इंटू में रिकॉर्ड साइज, और वो कितना है, 2 बाइट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 100 जमा 4 में से 1 गया 3, 2 6, तो ये आएगा आपका 106, और यहाँ से आप साफ साफ देख लेंगे कि 106 पे ही आपका कौन आएगा, R, ठीक है। तो ये फार्मूला भी आप याद रख लें, सिंपल है। और अगर आप बोलेंगे सर आपने इसको कैसे कर दिया बीच में ऐसे उठा के, तो मैं बोलूंगा मैं तो नहीं बताता, कारण उसका वही है कि एरे में हम पढ़ चुके हैं इस तरह की बातें, एरे देख लो भाई उठा के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अभी हमें सारे क्वेश्चंस या चैप्टर्स ऐसे ही करने की आना क्या है, देखना क्या है, याद क्या रखना है, कंसेप्ट यहाँ भी है, पर उतना ज्यादा डीप में मत घुसो कि बेफालतू की चीजों में आप रिसर्च करने लग जाएं, वो भी सही नहीं है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो अदर सेक्शन है, जो बहुत सारी बातें हैं, वो आप कर लेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो इसको उतना ही करें, सम्मान दे हर एक टॉपिक को, उतना ही पढ़ें जितना कि आपको लगे कि हमारे लिए उचित है, ओके। तो यहाँ पे मान लो ब्लॉक साइज 100 बाइट है, तो यहाँ पे अगर परसेंटेज वेस्टेज पूछा उसने,